नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DDC लाइव में। दोस्तों, आज से हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। क्लास 10th का एनसीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चन, उसके साथ साथ आपको PYQ लास्ट 5 ईयर के यहां मिलने वाला है। बोर्ड के एग्जाम पास आ रहे हैं, आपको तेजी से सारे चैप्टर के क्वेश्चन का रिवीजन भी हम कराएंगे और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सब का सॉल्यूशन भी हम लोग यहां देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। रियल नंबर दोस्तों आपने पढ़ा होगा रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर के बारे में आपने पढ़ा होगा कि इट इज द सेट ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर। यह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है, इर्रेशनल नंबर क्या होता है, तो इसके बारे में भी आपने पढ़ा है कि रियल नंबर जो होता है वो नंबर जिनको हम P/Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकें, वो नंबर जिसको हम P/Q के रूप में रिप्रेजेंट कर सकें उनको हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। यहां लिखा भी है, द नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर द इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर। परिमेय संख्या जिसको P/Q के रूप में लिख सको। P और Q हमारे क्या है, यहाँ पे इंटीजर हैं, और Q यानी कि डिनोमिनेटर 0 ना हो तो उसे हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। क्लियर है बातें। वहीं अगर इर्रेशनल नंबर की बात किया जाए, अपरिमेय संख्या की बात की जाए, तो यहां पे ये कहा जाता है कि ऐसे नंबर जिनको P/Q के रूप में रिप्रेजेंट न किया जा सके उन्हें हम लोग इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। एनी नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। उम्मीद है ये बातें समझ में आ रही होंगी। साथ साथ कुछ और इंफॉर्मेशन, देयर आर मोर इर्रेशनल नंबर देन रेशनल नंबर बिटवीन टू कंजुगेटिव नंबर। कहने का तात्पर्य यह है कि दो लगातार संख्याएं यदि आए तो उनके बीच रेशनल नंबर के कंपैरिजन में इर्रेशनल नंबर ज्यादा पाई जाएंगी। क्लियर है। रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर टुगेदर कंस्टिट्यूट रियल नंबर। जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया कि दोनों को कंबाइंड रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। क्लियर है। आइए कुछ एग्जाम्पल इसके देखते हैं। अगर रियल नंबर की बात की जाए तो आपने कहा कि अगर 2/3, अगर आपका 2/3 है तो आप कहोगे ये P/Q के रूप में है। अगर ये P/Q के रूप में है और डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं है तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा रेशनल नंबर होगा। समझ में आ रही बात दोस्तों। अगर मैंने लिख दिया 2.5 तो अगेन आप कहोगे कि 2.5 क्या P/Q के रूप में है। हाँ बिल्कुल है। देखो आप इसे क्या लिख सकते हो, 25 अपान में क्या लिखोगे, 10। 25 अपान में 10 लिखोगे और ये P/Q के रूप में है, यानी कि ये भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। समझ में आ रही बात। ऐसे ही अगर हमने लिख दिया 0.3 पे बार लगा दिया तो इसका मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा होगा छोटे क्लास में कि 0.3 का मतलब होता है 3 3 3 3 3, ये कंटिन्यू आता है। और जब आपने ये पढ़ा होगा तो वहीं आपको सिखाया गया होगा, ये क्लास 9th में ही पढ़ाया गया था कि जितनी संख्याओं पे बार होता है डिनोमिनेटर में उतने ही अगर 9 लिख दिया जाता है तो ये फ्रैक्शन के रूप में आ जाता है। इट मींस 0.3 पे बार अगर है तो इसे आप क्या लिखते हो, 3/9, और अगेन 3/9 क्या है हमारा, एक P/Q के रूप में है। और यदि ये P/Q के रूप में है इट मींस ये भी हमारा नंबर एक तरह से क्या है, रेशनल नंबर है। ये बातें समझ में आ रही हैं आपको। अगेन अगर आगे बढ़े, अगर ऐसे ही आपको 0.25 पे बार दे दे, ये डेसिमल है, तो अगेन आपने पढ़ा होगा वहीं पे कि अगर दो संख्याओं पे बार होता है तो हम अपान में डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं, 999 लिख देते हैं।
और ये भी हमारा क्या आ गया, p बाई क्यू के रूप में आ गया, और ये p बाई क्यू के रूप में आ गया, इट मीन्स ये भी हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। समझ में आ रही बात? आपके बोर्ड में बहुत पूछा जाता है कि पाई हमारा क्या है और 22/7 हमारा क्या है, क्योंकि पाई की वैल्यू ही 22/7 आप बताते हो। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए पाई की वैल्यू 22/7 इक्विवेलेंट होती है, न कि 100% ट्रू होती है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 22/7, है ना। अगर आपसे ये कहा जाए कि 22/7 क्या है, तो आप p बाई क्यू के रूप में है, और यदि ये p बाई क्यू के रूप में है, इट मीन्स ये क्या है, हमारा रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, ये हमारा रेशनल नंबर है। लेकिन पाई हमारा क्या है, तो ध्यान देना बेटा, ये हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या। क्लियर है? उम्मीद है ये बातें समझ में आ रही होंगी। इर्रेशनल नंबर के बारे में बात करें तो देखो, अगर आपको कोई भी वैल्यू रैंडमली मिलता जाए, है ना, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। या फिर रूट में अगर कोई आपको प्राइम नंबर मिले, प्राइम नंबर मिले, तो वो भी हमारा क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। जैसे √2, √5, √7, ये हमारे क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर होंगे। क्लास 7th 8th में ऑलरेडी आपने पढ़ा था, 9th में भी पढ़ा था, तो उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। क्लियर है? तो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ इर्रेशनल नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बोर्ड में हर साल यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, तो बड़े ध्यान से सुनेंगे, है ना। क्या लिख रहा है, द सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ टू इर्रेशनल नंबर नीड नॉट ऑलवेज बी एन इर्रेशनल नंबर। यानी कि दो इर्रेशनल नंबर का सम, प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन रेशनल नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आप ये श्योर नहीं है कि दो इर्रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो इर्रेशनल ही आएगा, दो इर्रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इर्रेशनल भी आएगा। ये रेशनल भी आ सकता है, इर्रेशनल भी आ सकता है। तो एग्जाम के पॉइंट का व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखेंगे, इस पे हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे। दूसरी चीज, निगेटिव ऑफ एन इर्रेशनल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। यानी कि किसी भी इर्रेशनल नंबर का यदि आप निगेटिव लिखते हो तो भी वो हमारा क्या होगा, इर्रेशनल नंबर ही रहेगा दोस्तों। ठीक है, इस बात को भी याद रखेंगे। थर्ड पॉइंट, सम ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल। यहां ध्यान देना, पहले वाले केस में दोनों इर्रेशनल थे, जब दोनों इर्रेशनल नंबर हैं तो उनका सम, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन रेशनल भी हो सकता है, इर्रेशनल भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका एक नंबर रेशनल है, दूसरा इर्रेशनल है, तो उसका सम जो होगा हमेशा एक इर्रेशनल नंबर आएगा। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर इज ऑलवेज इर्रेशनल। यानी कि अगर दो नॉन जीरो रेशनल नंबर है ना, जीरो क्या है हमारा रेशनल नंबर, क्या है, नॉन जीरो होना चाहिए, क्योंकि जीरो इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर, आपको पहले मालूम है। क्योंकि जीरो अपान में हम किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर क्या होता है, 1 होता है, तो जीरो को भी हम क्या लिख सकते हैं, जीरो अपान में 1, और जीरो अपान में 1 यानी p बाई क्यू के रूप में है। क्यू हमारा जीरो नहीं है, 1 है, इसलिए जीरो भी हमारा क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो इसलिए कहा है कि नॉन जीरो रेशनल नंबर हो और दूसरा इर्रेशनल नंबर हो तो उसका प्रोडक्ट या फिर डिवीजन भी क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। ये कहने के लिए 4 पॉइंट है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हमेशा आपको तैयार रखना है कि दो इर्रेशनल नंबर का सम, डिफरेंस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन रेशनल नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर एक रेशनल नंबर है ना, और दूसरा इर्रेशनल नंबर है, तो दोनों का सम हमेशा एक इर्रेशनल नंबर होगा।
दोनों का प्रोडक्ट या फिर डिवीजन, अगर रेशनल नंबर हमारा नॉन जीरो हो, जीरो को छोड़ के बात कर रहे हैं, अगर जीरो हमारा रेशनल नंबर है उसको छोड़ दो, जीरो के अलावा कोई भी रेशनल नंबर है और दूसरा इर्रेशनल नंबर है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन भी क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। समझ में आ रही बातें? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ इर्रेशनल नंबर। जैसा कि हमें कुछ एग्जांपल अगर मैं दूं, तो आपने जैसे कि पढ़ा, आपने ये पढ़ा कि अगर √2 हमारा इर्रेशनल नंबर है, √3 हमारा इर्रेशनल नंबर है, तो दोनों का सम जो आएगा वो हमारा क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है। लेकिन अगर यही हमारा √2 लिखा है, ठीक है, और दूसरा हमने कहा निगेटिव ऑफ रेशनल नंबर इज आल्सो ए इर्रेशनल नंबर, निगेटिव ऑफ इर्रेशनल नंबर इज आल्सो ए इर्रेशनल नंबर। अब इन दोनों को अगर ऐड आप करते हो तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, और जीरो हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। इसीलिए कहा गया कि दो इर्रेशनल नंबर का एडिशन हो भी सकता है इर्रेशनल और नहीं भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही देखो, √2 इंटू √3 अगर हम करें तो क्या आएगा, रूट में 6 आएगा। ये भी हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर है। लेकिन अगर आपने √2 लिखा, यहां पे √8 लिख दिया, ये भी हमारा इर्रेशनल नंबर, और मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट में 16, ये हमारा √16 क्या होता है, 4 के बराबर होता है। यानी यहां दो इर्रेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन क्या आ गया, एक रेशनल नंबर आ गया। तो बात आपको समझाने के लिए काफी है कि दो इर्रेशनल नंबर का सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन रेशनल भी हो सकता है, इर्रेशनल भी हो सकता है। क्लियर है? तो आइए दोस्तों आगे नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा बहुत ही इंपॉर्टेंट, बस लैंग्वेज की बात है। सिंपली इस मेथड से हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ निकालना सीखते हैं। ठीक है। जैसा कि आपको यहां पे लिखा गया है, इसको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम ले आए, अगर आपको किसी नंबर को, मान लो हमें 7 को 5 से डिवाइड करना है, तो आप कहोगे 5 1 जा 5, 2 हमारा क्या होगा, रिमाइंडर बच जाएगा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा ये कहता है ना, कि कोई भी दो नंबर, यानी कि अगर हम कोई दो नंबर 5 और 7, ये नंबर और ये नंबर की बात कर रहे हैं, कोई अगर दो नंबर हम लें, तो उन दोनों के बीच एक ऐसा नंबर जरूर एग्जिस्ट करेगा, है ना, जिसकी वैल्यू छोटे वाले से क्या होगी, छोटी होगी। छोटे वाले से क्या होगी, छोटी होगी, और जीरो से क्या होगी, बड़ी होगी। यानी कि ये एक ऐसा नंबर है जो 5 और 7 में से छोटे वाले से छोटा है और जीरो से क्या है, बड़ा है ना। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में यही बताया गया कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r सेटिस्फाइंग a इक्वल टू BQ प्लस R। a को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम 7 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 7 बराबर आपने ऑलरेडी पढ़ा है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 5 इंटू 1 और प्लस कितना 2। ठीक है। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेट अपान में प्लस रिमाइंडर, ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है 9th में। उसी फॉर्मेट को इन्होंने बताया है कि ये a, इसे इन्होंने क्या कहा, a, और ये हमारा क्या है, b, है ना। तो a की वैल्यू क्या होगी, b इंटू क्यू यानी कोसेंट, और r क्या है, हमारा रिमाइंडर है। ठीक है। तो a हमारा क्या होगा, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, और ये r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू जैसा कि आपको मालूम है डिवाइजर से हमेशा छोटी होती है और जीरो के बराबर होगी या जीरो से बड़ी होगी। किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा क्या बचते हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा बचेगा, या फिर क्या होगा, मिनिमम क्या होगा, जीरो होगा। तो वही बात है, वेयर
आर की वैल्यू यानी रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी, बी यानी डिवाइजर से क्या होगी, छोटी होगी और जीरो से इक्विवेलेंट या जीरो से बड़ी होगी। तो इन्होंने यही कहा कि दो नंबर अगर हैं उसमें से एक छोटा है एक बड़ा है, तो बड़े वाली की वैल्यू है ना, छोटे वाली क्या कोई एक मल्टीपल होगा और प्लस हमारा क्या होगा, एक रिमाइंडर होगा, और रिमाइंडर की वैल्यू छोटे वाले वैल्यू से क्या होगी, छोटी, और जीरो से क्या होगी, बड़ी होगी। यही यूक्लिड डिवीजन लेमा बताता है। समझ में आ रही बात? लेमा के बारे में कहा है, इट इज द प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग एनदर स्टेटमेंट। क्लियर है, सिंपल सी चीज है। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट दैट गिवन टू इंटीजर a and b there exists a unique pair of integer q and r such that a equal to b into q plus r where r की वैल्यू क्या है, b से छोटी एंड जीरो से बड़ी या उसके इक्विवेलेंट। सेम स्टेटमेंट है, उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। कोई भी दो नंबर होंगे है ना, एक छोटी वैल्यू होगी एक बड़ी वैल्यू होगी, तो बड़ी वाली वैल्यू का मान वैल्यू है ना, छोटे वाले का कोई मल्टीपल होगा, कोसेंट से मल्टीप्लाई और प्लस रिमाइंडर आएगा, वही वाली बात। ठीक है, क्लियर है? तो उम्मीद है ये बातें समझ में होंगी। कोई भी दो नंबर रहेगा तो बड़ी वाली वैल्यू छोटे वाले का किसी का मल्टीपल है ना, और प्लस रिमाइंडर, और किसी का मल्टीपल मतलब क्या, कोसेंट, जो डिवाइड कर रहे हैं हम लोग है ना। मान लो अगर हमने डिवाइड किया, अगर हम मान लो एक बार और बताते हैं, जैसे 12 है, 12 से हम डिवाइड कर रहे हैं 15 को, ठीक है, छोटे वाली वैल्यू से बड़े वाली वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, डिविडेंड कहलाता है। ये हमारा क्या होता है, डिवाइजर होता है ना। तो डिविडेंड की वैल्यू क्या होती है, डिवाइजर इनटू कोसेंट और प्लस हमारा रिमाइंडर। बात समझ में आ रही है? तो ये बड़ी वैल्यू ए, छोटी वैल्यू बी, और वो किसी से मल्टीप्लाई मतलब जितनी बार डिवाइड करेंगे, जैसे 12 1 या 12, तो क्यू की वैल्यू यहाँ क्या होगी, 1 होगी। रिमाइंडर 15 में से 12 घटाओगे कितना आएगा, 3 आएगा, तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 3। तो रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा डिवाइजर से कम होती है, 12 से कम होती है, यानी कि बी से क्या होगी, कम होगी, और जीरो से बड़ी या फिर उससे ग्रेटर देन होती है ना। तो एक तरह से डिवाइजर डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के ही कंसेप्ट को इन्होंने यूक्लिड डिवीजन लेमा के रूप में बताया है ना। बताने का अंदाज थोड़ा सा अलग है ना, हालांकि इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, एचसीएफ निकालने में करेंगे, जैसा कि आप आगे देखोगे। ठीक है, अगर आगे बढ़े, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है ना, तो ये कह रहा है कि दिस एल्गोरिथम इज ए टेक्निक टू कंप्यूट द एचसीएफ ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर है ना। किसी भी दो गिवन पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग यो यूज करेंगे। According to this algorithm, the HCF of two positive integer a and b with a is greater than b, जहां a b से बड़ी है ना, is obtained by the following step given below। कुछ स्टेप बताए गए, उसी को हम लोग फॉलो करके HCF निकालेंगे। पहले स्टेप में क्या कह रहा है कि अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू a and b to find q and r such that a equal to bq plus r, जहां r की वैल्यू 0 से बड़ी या उसके इक्विवेलेंट और b से क्या हो, छोटी हो। पहला फॉर्मेट तो वही है जैसा हमने डिवाइड करके किया, छोटे वाली वैल्यू से बड़ी वाली वैल्यू को डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर हमारा 0 आ गया तो वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। सेकेंड स्टेप ही कर रहा है, इफ r इक्वल टू 0, रिमाइंडर हमारा क्या आ जाए, 0 हो जाए, देन द एचसीएफ इज b, तो b ही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। b से डिवाइड कर रहे हैं, b हमारा डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर 0 आ गया, इट मींस b हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। इफ r इज नॉट 0, अगर r हमारा 0 नहीं आया तब क्या करेंगे, तब हमारे पास अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू b एंड r है ना, यानी कि जो रिमाइंडर आया है वो वैल्यू और प्लस b जिससे हम डिवाइड कर रहे थे, b और r पे फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा निकालिए। ठीक है, यानी कि b और r हमारा छोटा है तो छोटे r से हम क्या करेंगे, फिर b को डिवाइड करेंगे, फिर एक कोसेंट आएगा, फिर एक रिमाइंडर आएगा, फिर हम चेक कर देखेंगे कि अगर हमारा रिमाइंडर 0 होगा तो फिर अगले स्टेप में हमारा आ गया एचसीएफ,
और यदि रिमाइंडर 0 नहीं है तो फिर इसी प्रोसेस को फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम्पल से समझेंगे आगे। कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ठीक है। द डिवाइजर एट दिस स्टेज विल बी एचसीएफ ए बी। also note the HCF of AB equal to HCF of BR। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। इसको एग्जाम्पल देख के हम लोग और समझेंगे, ठीक है। जैसा कि एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, है ना। जैसे आपको दे रहा है 12 और 15 दो नंबर दे दिए, दिखाई दे रहा होगा। हमें क्या करना है, सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना है इस पे, ठीक है। तो हमें Q और R दो वैल्यू निकालनी है ऐसी जिससे कि हम इसको डिवाइड करें और R की वैल्यू हमारी क्या हो, छोटे वाली वैल्यू से छोटी और 0 से क्या हो, बड़ी या फिर 0 के बराबर। तो 12 से आप डिवाइड करोगे 15 को, आप कहोगे 12 बन जा 12, ये कैंसिल किया हमने, 3 रिमाइंडर आ गया, ठीक है। तो आप कहोगे हम 15 को क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 1 प्लस 3 लिख सकते हैं, है ना। तो यहां हमारा ये Q है और ये हमारा क्या है, R है, और ये हमारा क्या है, B की जगह पे है, और ये हमारा A की जगह पे है। A बराबर BQ प्लस R, BQ प्लस R, ठीक है। अगर रिमाइंडर हमारा 0 आया तब तो हमारा 12 HCF हो जाना है, लेकिन यहां रिमाइंडर 0 नहीं आया है। अगर 0 नहीं आया है, not 0 then the HCF is B। if not 0 apply Euclid division lemma to B and R। यहां B कौन है बेटा, ये है, R कौन है, ये है। इस पे Euclid division lemma फिर से लगाना है। तो आपके पास 12 और 3 आ गए, इस पे Euclid division lemma लगाना है, यानी छोटी वाली वैल्यू से बड़े वाली वैल्यू को फिर डिवाइड करेंगे। तो हम डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड किया 12 को, 3 4 जा 12, ये पूरी कैंसिल हो गया। रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हमारा B जो डिवाइड किया है वही हमारा क्या होगा, HCF होगा। यहां रिमाइंडर 0 है, यानी 3 हमारा क्या हो गया, HCF हो गया। तो जो ये प्रोसेस है ना, एक तरह से HCF है ना, भाग विधि, डिवीजन वाला मेथड, लॉन्ग मेथड, है ना, ठीक है, वही है ना। बस समझाने का तरीका अलग है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आया तो छोटा नंबर हमारा HCF होगा। अगर नहीं आया तो फिर हम B और R को, फिर B और R पे हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे, यानी छोटे वाली वैल्यू से, यानी R से B को फिर डिवाइड करेंगे। और अगर 0 आ गया तो हमारा वही HCF होगा, लास्ट डिवाइजर ही हमारा क्या होता है, HCF होगा। और यदि 0 नहीं आया तो फिर अगर मान लो यहाँ कुछ और वैल्यू आ जाती तो मान लो उस वैल्यू और फिर ये 3 जो B है ना, इन पे फिर हम क्या करते, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाते। बात समझ में आ रही है? आई होप ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने जो बातें आपको समझाई उसी को हमने चार्ट द्वारा रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम स्टार्टेड फॉर ओनली पॉजिटिव इंटीजर। शुरुआत में ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर के लिए ही अप्लाई किया गया, ठीक है, और बाद में इसको सब पे जनरलाइज कर दिया गया, ठीक है। बट इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर ऑल इंटीजर एक्सेप्ट 0 दैट इज B नॉट इक्वल टू 0। यानी कि B की वैल्यू जो छोटी वाली वैल्यू थी वो 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी सब पे अप्लाई कर दिया गया। समझ में आ रही बातें दोस्तों? अगर समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है, बात समझ में आ रही हो तो, ठीक है। और नहीं समझ में आ रही है तो क्या नहीं समझ में आ रहा है ये भी कमेंट के माध्यम से हमें बताना है। आप बताएंगे तो उस चीज को इंप्रूव किया जाएगा, उसको और अच्छे से समझाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो आइए जो बातें हमने जानी उसी को हम लोग फिर एक बार और देख लेते हैं चार्ट के माध्यम से। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कैन बी समराइज एज, क्या कह रहा है, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा A एंड B। A और B पे अप्लाई किया हमने। A बराबर हमने BQ प्लस R लिखा, वेयर R की वैल्यू जो है वो B से छोटी है, B से छोटी है और 0 से ग्रेटर देन है, ठीक है।
अगर हमारा रिमाइंडर जीरो आया, रिमाइंडर यदि जीरो आया, यस, तो एचसीएफ हमारा क्या होगा, डिवाइजर बी, बी हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। और यदि ये जीरो नहीं आया तो हम क्या करेंगे, बी और आर को लेकर फिर इक्विलिब्रियम डिवीजन लगाएंगे। नो, देन अप्लाई इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा टू बी एंड आर, बी और आर पे फिर लगाएंगे। बात समझ आ रही है? कंटिन्यू टिल आर इक्वल टू जीरो, और ये तब तक करते रहना है जब तक कि आर की वैल्यू जीरो न आ जाए। जब आर की वैल्यू जीरो आ जाएगी तो लास्ट डिवाइजर जो होगा वही हमारा क्या होगा, डिवाइजर ही हमारा क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा। आई होप आपको इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों न्यूमेरिकल बहुत ही आसान होते हैं, यहाँ के चीजों को समझना बड़ा जरूरी है। बच्चे स्किप कर देते हैं, है ना, कि क्या है इसको कौन, बस एलसीएम एचसीएफ निकालना है। नहीं, इससे नहीं घबराना। चीजें आपको हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी का पार्ट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसको जानना जरूरी है, ठीक है। आइए आगे कुछ और चीजें जानते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, कोई भी फ्रैक्शन लिखा हो तो पी बाई क्यू के रूप में होगा, और क्यू से पी को डिवाइड करें तो हो सकता है कुछ डेसिमल के बाद वो टर्मिनेट हो जाए, और ये भी हो सकता है कि कुछ टर्म के बाद वो टर्मिनेट न हो। तो अगर वो टर्मिनेट हो जाता है तो उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग, और यदि वो टर्मिनेट न हो तो उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब नहीं टर्मिनेट होगा तो उसमें भी दो कंडीशन होते हैं। नहीं टर्मिनेट होने वाले में ये होता है कि कभी कभी एक ही नंबर पर्टिकुलर रिपीट होता है, तो उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, है ना। और यदि एक ही नंबर रिपीट नहीं होता है तो उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। जैसे अगर आपको लिखा है 2/5, तो 5 से डिवाइड करोगे, सबसे पहले डेसिमल लगाओगे, आप कहोगे 0 हो जाएगा, 5 4 जा 20, यानी ये एक ही टर्म के बाद क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। डेसिमल के एक डिजिट के बाद क्या हुआ, टर्मिनेट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे अगर 1/3 लिखे आप, तो आप देख रहे हो पहले आप डेसिमल लगाओगे, एक 0 आएगा, 3 से डिवाइड करोगे, 3 3 जा 9, फिर 1 आया, एक 0 बढ़ाएंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और ये आपका कंटिन्यू चलता रहेगा, है ना। यानी कि ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग है, और ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। रिकरिंग मतलब एक ही नंबर पर्टिकुलर रिपीट हो रहा है। लेकिन अगर यही डेसिमल के बाद 4 1 4 2 3 5 7 9 कुछ ऐसे रैंडम नंबर आते, तो ये नंबर हमारा क्या कहलाता, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग कहलाता। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो फ्रैक्शन में हमने कहा कि टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन क्या होगा, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन आर द फ्रैक्शन विच लीव्स रिमाइंडर 0 ऑन नॉर्मल डिवीजन। हमने नॉर्मल डिवीजन में रिमाइंडर 0 लाया, यानी यहां पे ये बातें खत्म हो गई। ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, ठीक। रिकरिंग फ्रैक्शन क्या होगा, आर द फ्रैक्शन विच नेवर लीव्स ए रिमाइंडर 0 ऑन नॉर्मल डिवीजन। यानी नॉर्मली डिवाइड करने पे अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, भले डेसिमल के बाद आए, तो वो हमारा टर्मिनेटिंग होगा। और यदि हमारा डेसिमल के बाद कहीं भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। क्लियर है, बातें समझ में आ रही हैं। रिकरिंग है तो यानी कि एक ही नंबर बार बार आता जाएगा, जैसा कि आप यहां देख रहे हो। समझ में आ रही बातें, उम्मीद है ये क्लियर होगा। अगर ये बातें समझ में आ रही हैं तो आगे दोस्तों बढ़ते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो डेसिमल के बाद क्या होगा, या तो पर्टिकुलर नंबर के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा, या फिर टर्मिनेट नहीं होगा। टर्मिनेट हो जाएगा तो उसे टर्मिनेटिंग, नहीं टर्मिनेट हुआ तो दो कंडीशन, एक है रिकरिंग का, एक है नॉन रिकरिंग का।
डेसिमल के बाद एक ही नंबर आ रहा होगा तो रिकरिंग, और एक ही नंबर नहीं आ रहा होगा, अलग अलग नंबर आ रहा होगा तो उसे बोलते हो आप क्या, नॉन रिकरिंग। ठीक है, आगे कह रहा है इफ द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर टर्मिनेट्स देन वी कैन एक्सप्रेस द नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। उसी का उल्टा बताया जा रहा है कि अगर डेसिमल नंबर टर्मिनेट हो जाता है तो उसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। when p and q are the co-prime and the prime factorization of q is the form of 2 की पावर m and 5 की पावर m where n and m are the non-negative number। कहने का मतलब है कि अगर टर्मिनेटिंग होगा तो उसका डिनोमिनेटर 2 की पावर m 5 की पावर m है ना, 2 की पावर m 5 की पावर m के रूप में होगा। if x equal to p by q is a rational number such that the prime factorization of q is the form of 2 की power n and 5 की power m, then where m and m are the negative integer, non-negative integer, then x has a decimal expansion which terminate। मतलब कि इसमें आपको ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर डिनोमिनेटर हमारा 2 की पावर m और 5 की पावर n या उसी का उल्टा 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में होगा तो हमारा ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। फ्रैक्शन हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। और आगे ये बताया जा रहा है कि कितने डेसिमल के कितने डिजिट के बाद ये टर्मिनेट होगा। इफ द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर m, देन इट विल टर्मिनेट after n place if n is greater than m or after m place if m is greater than n। यानी कि डिनोमिनेटर यदि 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में है तो ये टर्मिनेट होगा। और कितने डिजिट पे टर्मिनेट होगा, तो जो बड़ा होगा n और m में जो बड़ा होगा उतने डिजिट के बाद ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। डेसिमल के बाद उतने डिजिट आएंगे। जैसे 2 की पावर n यानी n और m में अगर n बड़ा है तो डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट n होंगे, और यदि n और m में m बड़ा है तो डेसिमल के बाद m डिजिट आएंगे। उम्मीद है ये बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इर्रेशनल नंबर इज ए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर का अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन करते हो तो हमेशा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा। टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिकरिंग यानी कि कोई एक पर्टिकुलर नंबर रिपीट भी नहीं करेगा। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है, सिंपल सी बातें हैं, बस एक नाम दे दिया गया है अलग से, ये आपको पहले से ही मालूम है। क्या कह रहा है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक स्टेट दैट एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1 इज आइदर ए प्राइम नंबर और कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्राइम। कहने का मतलब है कि अगर कोई भी नंबर है एक से बड़ा है तो वो क्या होगा, या तो वो प्राइम नंबर होगा या फिर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके प्राइम नंबर में ब्रेक किया जा सकता है, प्राइम नंबर के पावर के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, इन अदर वर्ड ऑल नेचुरल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। है ना, कोई भी नंबर होगा या तो प्राइम नंबर होगा या फिर प्राइम नंबर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी प्राइम नंबर के मल्टीपल के रूप में, है ना, आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, वही लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, आगे कर रहा है द प्रोसीजर ऑफ फाइंडिंग एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम लोएस्ट कॉमन फैक्टर गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी। ए और बी का कैसे आप एलसीएम और एचसीएफ निकालते हो, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पहले से मालूम है, फिर भी एक बार पढ़ देता हूं। एचसीएफ क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। यानी कि एचसीएफ निकालते समय अगर दोनों जगह जो कॉमन मिल रहा होगा उसमें जो सबसे कम पावर वाले होंगे वही हमारे क्या होंगे, उनका प्रोडक्ट ही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर, यानी दोनों जगह जो कॉमन है
उनमें जो लोएस्ट पावर वाले नंबर होंगे उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। कॉमन देखना है, जो जो कॉमन है, कॉमन का जो लोएस्ट पावर है ना, लोएस्ट पावर वाले जो भी नंबर हैं उनका आपस में मल्टीप्लीकेशन। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर, है ना। यानी कि जो हाईएस्ट कॉमन जो भी चीजें होंगे सारे नंबर को लेंगे और उसमें हाईएस्ट पावर वाले नंबर को लेंगे, ठीक है। यही कह रहा द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, है ना, जितने भी प्राइम फैक्टर हैं, है ना, सबके हाईएस्ट पावर वाले को ले लेंगे और उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। और ये हमारा आई थिंक थ्योरी का पार्ट था जो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे अगर देखें रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, तो ये आपने क्लास 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी अगर दो नंबर ए और बी हो और उनका एलसीएम और एचसीएफ हम लोग निकालें तो उनके एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लीकेशन जो होता है उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना।